गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो दोस्त, जैसे इसके पिछले लेक्चर में दोस्त हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शंस के डेफिनेशन के बारे में जाना था। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या है? तो एक्स और वाई, ये हमारा एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में चेंज अगर हो रहा है तो इस तरह से उसमें चेंजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अगर दोस्त एक्स में इंक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में भी हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए, या एक्स में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। और इस तरह से इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हर जगह उनका रेशियो बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। यानी दोस्त, अगर एक्स यहाँ 20 है, फिर 17 हो रहा है, फिर 14 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 5 या 2, यानी हम हर जगह देख रहे हैं कि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इन द सेम वे वाई भी यहाँ 40 है, 34 है, 28, 22, 16, 10, 4, तो ये भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये भी डिक्रीज कर रहा है और इस मैनर में डिक्रीज कर रहा है कि दोस्त, अगर हम इनका रेशियो लें तो 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये 1 और ये 2, यानी हर जगह हम क्या देख रहे हैं कि दोस्त 1:2 ही है, ठीक है ना। एवरी जगह 1:2 ही है, ठीक है। तो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो 1:2 ही हो रहा है इसका रेशियो, ठीक है ना। तो एक्स और वाई में चेंजिंग हो और एक साथ इस तरह से वेरिएशन हो कि एवरी जगह, हर जगह उनका रेशियो सेम हो, यानी कांस्टेंट हो, तो हम बोलेंगे कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे दोस्त एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, और इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू के वाई। इसलिए दोस्त एक्स बाई वाई बराबर के, वेयर के इज द कांस्टेंट। यानी के कांस्टेंट का मतलब है कि जो भी वैल्यू आए वो हर जगह सेम हो। अगर 1/2 आ रहा है तो हर जगह 1/2 ही आए। तो यहाँ के का मतलब ये है कि कांस्टेंट आना चाहिए, एक ही चीज़ आना चाहिए, सेम चीज़ आना चाहिए, जो कि हम यहाँ हर जगह देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 20/40 बराबर 17/34 बराबर 14/28 बराबर 11/22 बराबर, मतलब ये सारे जो हम रेशियो ले रहे हैं ना, ये हर जगह कट के 1/2 ही आ रहा है। अगर हम इसको कटाएं तो 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में वेरिएशन एक साथ इस तरह से हो रहा है कि उनका रेशियो हर जगह एक कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा है, एक सेम क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। अगर हम दोस्त सेकेंड केस की बात करें, इसकी बात करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, यानी वेट ऑफ शुगर इन kg x है और कॉस्ट ऑफ y, और कॉस्ट इसका रुपीस में दिया हुआ है y मान लिया हमने। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोस्त यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और दोस्त इस तरह से इंक्रीजिंग हो रहा है कि इनका रेशियो अगर हम लें तो हर जगह बराबर हो रहा है। तो ये हम बोलेंगे कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई।
यानी एक्स बाई वाई अगर हम लें तो हर जगह कांस्टेंट आएगा, हर जगह सेम क्वांटिटी आएगा, सेम वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। जितना हम शुगर लेंगे, जितना केजी शुगर लेंगे उतना रेट उसका बढ़ेगा, जितना कॉस्ट बढ़ेगा उतना वेट ऑफ द शुगर भी बढ़ेगा। तो दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हमने यही देखा कि टू क्वांटिटीज में या तो इंक्रीजिंग हो तो दोनों में इंक्रीजिंग इस तरह से हो कि उनका रेशियो बराबर आए, या डिक्रीजिंग हो जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो डिक्रीजिंग हो तो इस तरह से डिक्रीजिंग हो कि उनका रेशियो हर जगह कांस्टेंट आए, हर जगह सेम क्वांटिटी आए, हर जगह सेम वैल्यू दे। तो हम दोस्त बोलेंगे कि वो दोनों क्वांटिटी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हैं, यानी एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाई। और इसका मतलब है कि एक्स बाई वाई बराबर के, ठीक है ना। तो दोस्त, तो जैसा कि दोस्त यहाँ पे जैसे अगर अब इससे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में देखिए बहुत ही इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब जैसे यहाँ पे दोस्त सेकंड की बात करें हम, देखिए तो दोस्त अगर हम 1 kg शुगर ले रहे हैं तो उसका रेट है 36। अगर 3 kg ले रहे हैं तो 108, यानी कहने का मतलब है कि 1 ना हो करके ये 3 हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 36 ना हो करके और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 10, 108, ठीक है ना। अगर हम 5 की बात करें तो दोस्त ये 1 ना हो करके 5 हो रहा है, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे 1 में हम 5 से करेंगे तो 5 होगा। तो उसी तरह से दोस्त 36 ना हो करके अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 छः 30, 5 15 18, ठीक है। तो दोस्त इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 ना हो करके 6 हो रहा है, यानी 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 36 ना हो करके हम क्यों नहीं इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 6 के 36 और 36 18 19 20 21, 216 रुपीज़ हो जाएगा। ये दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो ये दोस्त ये 1 ना हो करके 8 हो रहा है, यानी 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 36 ना हो करके इसमें भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 छः 48 और 3 के 24, अच्छा 200, 288, ठीक है ना। ये 1 ना हो करके 10 हो रहा है, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 36 ना हो करके दोस्त और हम 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। और अगर हम रेशियो लें हर जगह तो हर जगह वही 1/36 जो ये रेशियो है वहीं आना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी देखिए अगर कटा लें तो दोस्त 1/36 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 8/288, तो दोस्त 8 के 24 और 8 छः 48, यानी 1/36। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो ये 5/180, यानी 5 तिहाई 15, 5 छः 30, यानी 1/36। अगर हम दोस्त इसकी बात करें तो वो भी वही होगा 3/108, तो 3 3 के 9, 3 छः 18, 1/36। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में एक्स और वाई दोनों में इंक्रीजिंग हो रहा है और इस तरह से चेंजिंग हो रहा है कि उनका रेशियो हर जगह बराबर हो रहा है। हर जगह उनका रेशियो 1/36 ही आ रहा है, हर जगह उनका रेशियो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, हर जगह उनका रेशियो एक सेम वैल्यू दे रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हैं। तो इस तरह से दोस्त हमने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में कि टू क्वांटिटी एक्स और वाई में वेरिएशन हो रहा है, चाहे उनमें डिक्रीजिंग अगर हो तो दोनों में डिक्रीजिंग हो रहा है, दोनों में इंक्रीजिंग हो तो दोनों में इंक्रीजिंग हो, इस तरह से हो कि उनका रेशियो हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू दे। तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई क्या है, आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। अगर दोस्त हम इन्वर्स प्रोपोर्शंस की बात करें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सेम उल्टा इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक्स और वाई
टू क्वांटिटीज़ में वेरिएशन इस तरह से हो कि अगर एक्स में अगर इंक्रीजिंग हो रहा है, अगर एक्स में इंक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में भी प्रोपोर्शनली डिक्रीजिंग इस तरह से हो कि अगर हम दोस्त एक्स इंटू वाई करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू दे। ठीक है ना। तो ये हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना। जैसे दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे इसके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो देखिए दोस्त यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और इस तरह से उनमें चेंजिंग हो रहा है कि दोस्त अगर हम एक्स वाई की बात करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू दे, तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल में है। ठीक है ना। तो दोस्त जैसे कि अगर हम बोलें इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इन्वर्स प्रोपोर्शनल ऑफ वाई। ठीक है ना। और एक्स अगर हम बराबर दें तो एक कांस्टेंट आएगा यानी के बाई वाई। तो दोस्त अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा एक्स वाई बराबर के। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल अगर एक्स और वाई आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं तो हमेशा एक्स वाई बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, एक सेम वैल्यू देगा, एक इक्वल वैल्यू हर जगह देगा। तो हम बोलेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन से हमने यही सीखा कि एक्स और वाई टू क्वांटिटीज में वेरिएशन इस तरह से हो कि अगर दोस्त एक्स में इंक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में भी इस तरह से डिक्रीजिंग हो कि अगर हम दोस्त एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें तो दोस्त एक सेम क्वांटिटी दे, सेम क्वांटिटी, या इसको हम बोलें एक फिक्स्ड क्वांटिटी दे, एक कांस्टेंट दे। तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगर एक्स में इंक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में डिक्रीजिंग होगा। अगर एक्स में डिक्रीजिंग हो रहा है, अगर यहाँ पे देखिए एक्स में अगर यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है तो वाई में इंक्रीजिंग हो। ठीक है ना। और इस तरह से इंक्रीजिंग हो कि अगर हम दोस्त एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें तो हर जगह कांस्टेंट वैल्यू दे। ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू दे का मतलब है कि सेम वैल्यू दे, एक फिक्स्ड वैल्यू दे जो हर जगह बराबर हो। तो हम बोलेंगे उसे कि ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो दोस्त अगर हम बोलें कि देखिए अगर हम ये फर्स्ट केस की बात करें तो दोस्त यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करें तो दोस्त 100 इंटू 60 यानी 6000। ठीक है। अगर दोस्त हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्स और वाई का हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 200 इंटू 30 यानी 6000। अगर दोस्त हम इसकी बात करें तो एक्स गुणे वाई तो हम दोस्त अगर 300 इंटू 20 करें तभी 6000। अगर दोस्त हम इसकी बात करें तो ये 400 एक्स इंटू वाई अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ हमारा दोस्त 400 इंटू 15 तो यानी दोस्त 6000। ठीक है ना। तो ये हर जगह हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, हर जगह 6000 ही आ रहा है। ठीक है ना। हर जगह एक सेम वैल्यू दे रहा है यानी हम ये देख रहे हैं कि एक्स इंटू वाई बराबर के। ठीक है ना। एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना। हर जगह 6000 ही दे रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है, 6000 सेम वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। ठीक है ना। अगर दोस्त इसकी बात करें तो ये थर्ड केस की बात करें तो इसमें एक्स में हम देख रहे हैं कि दोस्त ये डिक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। यानी यहाँ डिक्रीज चल रहा है और यहाँ पे दोस्त इंक्रीजिंग चल रहा है। ठीक है ना। ये 10, 15, 20 ये बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ भी इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है? तो उसके लिए तो दोस्त हमें एक्स इंटू वाई निकालना पड़ेगा। तो अगर एक्स वाई निकालते हैं तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, अगर हम इसकी बात करें दोस्त, अगर हम इसकी बात करें तो ये 90 इंटू 10
यानी 900। अगर हम इसकी बात करें तो 60 इंटू 15 यानी ये भी 900, तो ये भी हमारा सही चल रहा है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों 45 इंटू 20 यानी ये भी 900। तो हमने 3 में तो देख लिया। अब अगर फोर्थ की बात करें तो दोस्त ये 30 इंटू 25 तो यहाँ तो हो गया 750। अगर दोस्त इसकी बात करें तो ये हमारा 20 इंटू 30 तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 600। और अगर हम इसकी बात करें तो 5 इंटू 35 तो यानी 5 25 5 15 2 17 175। तो यहाँ तो दोस्त एक्स में डिक्रीजिंग चल रहा है, यहाँ तो डिक्रीजिंग चल रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक्स और वाई डज नॉट इक्वल टू के। यहाँ देखिए 900 900, लेकिन यहाँ 750 आ गया, ठीक है। यहाँ 600 आ गया, यहाँ 175 आ गया। तो इनका ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है कि एक्स वाई बराबर के, ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक्स और वाई ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो केवल चेंजिंग करने से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में और इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं होंगे जब तक कि उनका कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हो। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में दोस्त हमने यही देखा कि एक्स और वाई में भी वेरिएशन हो। अगर एक्स में इंक्रीजिंग होगा तो वाई में डिक्रीजिंग होगा, अगर एक्स में डिक्रीजिंग होगा तो वाई में इंक्रीजिंग होगा। लेकिन हर जगह एक्स और वाई का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे, एक जैसा 6000 दिया है ये कांस्टेंट वैल्यू दे, तब हम दोस्त बोलेंगे कि ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना। जबकि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि अगर दोनों में इंक्रीजिंग हो तो दोनों में इंक्रीजिंग हो, दोनों में डिक्रीजिंग हो तो दोनों में डिक्रीजिंग हो। इस तरह से दोनों में वेरिएशंस हो कि उनका रेशियो अगर लें, ठीक है ना, उनका अगर हम रेशियो लें दोस्त तो हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है ना। एक्स बाई वाई लें तो हर जगह एक कांस्टेंट वैल्यू दे, सेम वैल्यू दे, ठीक है ना, फिक्स्ड क्वांटिटी दे, तो हम बोलेंगे कि एक्स और वाई आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम दोस्त एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दोस्त यहाँ पे दे रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट ऑफ द बेस। यानी दोस्त यहाँ पे एक पेंट का मिक्सचर तैयार किया जा रहा है जिसमें कुछ रेड पिगमेंट के पार्ट्स हैं और कुछ बेस का पार्ट्स लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें ये रेशियो दिया हुआ है कि अगर हम रेड पिगमेंट का 1 पार्ट लेंगे तो दोस्त ये बेस पार्ट्स का हम 8 पार्ट लेंगे, ठीक है ना। तो ये रेशियो में हमें इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो हमें इसका एक मिक्सचर बनाना है, तो आप बाकी टेबल को फिल कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्त इसका फर्स्ट एक मेथड है कि देखिए अगर ये 1 ना होकर के अगर 4 हो रहा है, यानी 4 पार्ट्स हम अगर रेड पिगमेंट का ले रहे हैं तो यानी हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्त यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौके 32, ठीक है ना। और इस तरह से दोस्त अगर 4/4/32 का अगर हम रेशियो लें तो 4/32 यानी 1/8, तो ये हमारा फुलफिलमेंट चल रहा है। अगर दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें, अगर हम इसकी बात करें 7 की, तो देखिए ये 1 ना होकर के 7 हो रहा है, यानी 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 7 56। अगर हम इसका भी 7/56 अगर लें रेशियो तो ये क्या हो जाएगा 1/8। तो हमारे ये चल रहा है कंडीशन सही, ठीक है ना। अगर दोस्त ये 1 ना होकर के ये 12 हो रहा है, यानी हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 8 ना होकर के यहाँ भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोस्त हमारा 96 हो जाएगा। अगर दोस्त हम यहाँ भी 12/96 अगर ले लें इसका रेशियो तो 12/96 यानी 1/8 यानी 1:8, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ये 1 ना होकर के 20 हो रहा है, यानी हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्त ये 8 ना हो करके और यहाँ भी हम 20 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये हमारा 160 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर आप रेशियो लेते हैं
तो दोस्त वही आना है, 1/8 ही आएगा, यानी 1:8 होगा। ठीक है ना। तो दोस्त इस तरह से हम क्वेश्चन को ये सॉल्व कर लेते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा अगर स्टेटमेंट बना के लिखें तो इसको हम दोस्त ऐसे देखिए कैसे करें। दोस्त अगर हम रेड पिगमेंट्स को अगर हम x मान लें, अगर हम पार्ट्स ऑफ बेस को अगर हम y मान लें, तो इसको दोस्त हम x1, x2, x3, x4, x5 इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं। और इस तरह से दोस्त ये भी हमारा y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कुछ भी मान लें। तो अगर इसको लिख लें, लेट पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट represented by x, ठीक है ना, x and part of base represented by y, ठीक है ना। तो x, अब इसको आप फर्दर x1, x2, x3, ठीक है ना, x4 इस तरह से हम मान सकते हैं। और इसको भी दोस्त y1, y2, y3, y4 आप मान सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ लिख लेंगे कि सिंस when parts of red pigment increase, then parts of base also will increase। भाई जब हम मिक्सचर बना रहे हैं तो अगर हम रेड पिगमेंट का पार्ट्स अगर हम बढ़ाएंगे तो बेस का भी पार्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसी को लिखना है कि सो बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। जब एक में इंक्रीजिंग चल रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीजिंग चल रहा है, तो दोनों में इंक्रीजिंग चल रहा है, उनके रेशियो हर जगह बराबर 1/8 के रूप में ही हमें मिक्स करना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है तो दोस्त हम कहीं का अगर रेशियो ले लें तो क्या होगा देखिए। तो अगर दोस्त हम कहीं का रेशियो लें तो अगर हम दोस्त इसकी बात करें 4/y2, तो दोस्त अगर हम इसको y2 ले लिया, हमने y2 ले लिया तो 4/y2 बराबर 1/8। तो इसलिए दोस्त y2 बराबर भी 8 × 4 यानी 32। तो हमारा आंसर देखिए हमारा ये 32 आ गया। अगर इसका भी हम बात करें तो दोस्त ये भी तो हमारा 1/8 ही देगा जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो यानी हम इसको लिख लेंगे 7/y3, ये हमने y3 मान लिया, ठीक है ना। तो y3 बराबर ये 1/8, रेशियो तो हमारा हर जगह वही होगा। तो इसलिए दोस्त y3 बराबर 8 × 7 यानी 56। तो ये हमारा 56 भी आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हम लिख देंगे 12/y4 बराबर 1/8। तो इसलिए y4 बराबर 12 × 8 12/96। तो देखिए ये 96 भी आ गया। और उसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये भी 20/160 बराबर 1/8, ये y4 y5 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त y5 बराबर 20 × 8 यानी 160। तो देखिए ये 160 भी हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब है कि
इस तरह से दोस्त हम ये सारे कॉलम यानी y2 का मान निकाल लेंगे, y3, y4, y5 का मान इस तरह से हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि 1/8 का रेशियो हमें मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो हम इतना डिवाइडेड बाई y2 कर लिए बराबर 1/8, सब में 1/8 कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा तो उसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगर हम इसकी बात करें, अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, तो इन क्वेश्चन 2 एबव इफ 1 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, यानी ये बोल रहा है कि अगर जैसा कि हमने ये क्वेश्चन में ऊपर वाला क्वेश्चन में देखा था कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, तो देखिए तो ये बोल रहा है कि इसमें कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और यहाँ दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है ना। यहाँ ये दे रहा है वॉल्यूम ऑफ बेस। तो ये दोस्त यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है कि अगर हम इसका 1 पार्ट ले रहे हैं तो ये 75 ml हम इसका वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ml में है और ये पार्ट्स में है, ठीक है ना। तो दोस्त अब इसमें ये दे रहा है कि अगर हम शुड बी मिक्स विथ, इतना बेस का दे रहा है, देखिए हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स, यानी रेड पिगमेंट का हम कितना पार्ट लें। अगर हम दोस्त इसको x ले लें तो ये बोल रहा है कि 1800 ml ऑफ बेस, यानी बेस का 1800 यानी 1800 ml उसको मिक्स करना होगा। यानी 1800 अगर हम बेस ले रहे हैं, इतना ml बेस ले रहे हैं, तो हमें कितना पार्ट चाहिए रेड पिगमेंट का, ठीक है ना। तो ये तो श्योर है कि देखिए हम मिक्सचर बना रहे हैं रेड पिगमेंट और बेस का, तो जितना पार्ट्स रेड पिगमेंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, उतना इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बेस का भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमें इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, तो हमें रेशियो मेंटेन करके चलना होगा। तो यानी दोनों में इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस when parts of red pigment increase, then volume of base will also increase. So they are in direct proportions, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हैं। तो इसीलिए दोस्त इसको लिख लेंगे, सो 1/75 बराबर x/1800, ठीक है ना। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हैं तो अगर हम इसका रेशियो लें दोस्त तो यही होगा, यानी x/ अगर हम 1800 लें तो इसका रेशियो भी हमें यही आएगा, ठीक है ना। अगर दोस्त इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 75x बराबर 1800, इसलिए दोस्त x बराबर तो 1800/75, तो 5 एकम 5 50 25 और 5 यहीं 15, 5 छके 30 और 15 दूना 30, 15 चौके 60, यानी 24 पार्ट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी रेड पिगमेंट का हमें क्या चाहिए, 24 पार्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ अगर हम डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो दोस्त ये 75 ना हो करके अगर हम इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1800 आएगा। तो ये तो अगर हम ये 75 ना हो करके 1800 हो रहा है, तो ये 1 ना हो करके कितना होगा, यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारा 24 पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोस्त सवाल को इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा। तो हम इसलिए लिख लेंगे कि सो लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड बराबर 24 पार्ट्स आंसर। बस इसी को लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त सवाल सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्त हम, ठीक है ना, अगर 4 की बात करें तो ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोटल्स इन 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स में 840 बोटल्स सॉफ्ट ड्रिंक का तैयार कर रहा है, ठीक है ना, फिल कर रहा है, ठीक है। तो हाउ मैनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स। तो इसमें जितना आवर्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा बोतल्स फिल होगा, जितना ज़्यादा बोतल्स फिल करना होगा तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड, ठीक है ना। और ये लिख लेंगे दोस्त नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। अब दोस्त देखिए, अगर ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड 840, यानी 840 और कितना टाइम लग रहा है 6 आवर्स, 6 आवर्स में, ठीक है ना। हाउ मैनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, तो यहाँ दोस्त 5 दे रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, ठीक है ना, तो इसको अगर हम x1 मान लें, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे ऐसे कि देखिए लेट नंबर ऑफ बोटल्स फिल रिप्रेजेंट x1 x2 x3 इस तरह से मान लेंगे, एंड नंबर ऑफ आवर्स टेकन रिप्रेजेंट y1 y2 y3 इस तरह से मान लिया। अगर हम x और y मान लिया इसको, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ, यानी since more number of hours more number of hours more number of bottles filled, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि जितना हम अगर टाइम ज़्यादा लेंगे, जितना हम इंक्रीज करेंगे आवर्स में, जितना इंक्रीजिंग करेंगे उतना नंबर सब बोतल फिल होगा, ठीक है ना। सो बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी x और y दोनों क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में होगा। जितना आवर्स बढ़ेगा उतना बोतल फिल होगा, जितना ज़्यादा बोतल फिल होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, आवर्स लगेगा, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो इस तरह से इनका ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो अब इसी को लिख लेंगे। सो 840/6 बराबर x1/5। अब इसलिए दोस्त इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से, तो देखिए 6x1 बराबर 5 × 840। तो इसलिए दोस्त x1 बराबर 5 × 840/6। तो दोस्त इसको कटा लेंगे। तो देखिए ये 6 अच्छे चौके 24, 14 5 70, यानी 700, यानी 700 ये आ जाएगा हमारा बोटल्स, ठीक है ना। यानी इसका मान दोस्त 700 बोतल्स। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से ये हम बना लेंगे,
ठीक है ना। तो इसका हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में, ठीक। अब दोस्त अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो इसमें ये दे रहा है कि ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। यानी ये 5 सेंटीमीटर अगर हम इसका डायग्राम बना रहे हैं इस पर, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 50,000 टाइम्स, ये बैक्टीरिया का 50,000 टाइम्स इसका इनलार्ज हो रहा है फोटोग्राफ, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्त कि बैक्टीरिया तो हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इतना स्मॉल होता है, तो उसको इनलार्ज किया गया है, यानी 50 टाइम्स इनलार्ज किया गया है। तो ये हमारे डायग्राम पे ये 5 सेंटीमीटर का जगह ले रहा है, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि 20,000 टाइम्स अगर उसका हम इनलार्ज करें तो हमें इसका लंबाई कितना लेना पड़ेगा डायग्राम पे, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ इनलार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर पे यानी डायग्राम का इस पे सेंटीमीटर में, तो देखिए अब यहाँ दोस्त 50,000 तो हम इसका कितना ले रहे हैं लेंथ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी एक्चुअल लेंथ इसका बैक्टीरिया का कितना होगा इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स। अगर ये दोस्त ये 20,000 टाइम्स हो रहा है तो इसका कितना होगा। तो अगर हम y1 मान लें इसको, ठीक है ना, तो हेयर वी सी दैट, अब इसको लिख लेंगे हेयर द लेंथ increases with an increment in the number of times the photograph enlarge, ठीक है। So both are in डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। कहने का मतलब है कि जितना टाइम्स बैक्टीरिया अगर इनलार्ज उसका फोटोग्राफ बढ़ेगा, ठीक है ना, अगर 5 सेंटीमीटर का है अगर, तो 5 सेंटीमीटर का है अगर बैक्टीरिया, तो उसको 50,000 फोटोग्राफ इनलार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका डायग्राम पे कितना उसका लंबाई दिखाएंगे, लेंथ दिखाएंगे, जब ये उसको हम उसका फोटोग्राफ कितना 20,000 टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं। तो चूँकि इसमें तो सीधा है कि जितना टाइम्स हम बढ़ाएंगे फोटोग्राफ इनलार्ज करेंगे उतना लंबाई लेगा ये, ठीक है ना। यानी दोनों इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है तो इस तरह से दोस्त इसका रेशियो तो हर जगह मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो इसका रेशियो हर जगह मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि यानी 20,000 बाई अगर y1 का हम रेशियो लें, इस पार्ट का अगर हम रेशियो लें तो यही आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से 50,000 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए ये y इंटू, अब देखिए यहाँ से इसको क्रॉस कर लेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस कर लेंगे, तो y1 इंटू 50,000 बराबर 5 इंटू 20,000। तो इसलिए दोस्त y1 बराबर ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000, ठीक है ना। अब दोस्त इसको घटा लेंगे
तो देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो ख़त्म और ये 5 से 5, यानी यह 2 सेंटीमीटर। तो यानी दोस्त इसका मान हो गया 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। यानी जब डायग्राम पे दोस्त ये हमारा बैक्टीरिया का जब डायग्राम पे अगर हम लंबाई लें तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, जबकि उसका फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, जब हम दिखा रहे हैं तो। और जब इसका 5 टाइम्स अगर लेंथ हो रहा है तो ये 50,000 टाइम्स। तो जितना अगर हम डायग्राम छोटा करेंगे उतना टाइम्स कम होगा, जितना डायग्राम पे उसका लंबाई बढ़ेगा तो उतना टाइम्स ज़्यादा दिखेगा, फोटोग्राफी लार्ज होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में है। तो हमें सवाल इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्त हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।